नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर आरजी एग्जाम प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज आप जो प्रकाश का टॉपिक चल रहा है भौतिक विज्ञान में, उसका टॉपिक आगे बढ़ रहा है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की घटना। देखो, परावर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी चिकनी या दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पे आके टकराती है, फिर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यानी ये एक ही माध्यम की घटना है, इसमें माध्यम चेंज नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखना, इसमें माध्यम चेंज नहीं होता है। जो किरण आके टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण यहाँ से वापस टकराने के बाद में वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपके अभिलंब है। आपतित किरण है जो अभिलंब के साथ में एंगल बनाती है उसको अपन आपतन कोण आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। इसका पहला जो इन्हें नियम है परावर्तन का, वो है कि जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। ये आप ध्यान में रखें कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कोई आपको प्रश्न दे देवे, यदि आपतित किरण वह पृष्ठ के मध्य कोण 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। यानी ये कोण आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो सीधी बात है ये कोण टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी इसका आपतन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। जब आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब जो परावर्तन कोण है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह एक ही माध्यम की घटना है। परावर्तन के जो नियम है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों के लिए लागू होते हैं। जो दर्पण है, दर्पण का मतलब एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी एक सतह पॉलिश की भी होती है। या तो रेड ऑक्साइड से करते हैं या फिर अपन चांदी की पॉलिश भी इस पर करते हैं। अक्सर चांदी की पॉलिश है वो समतल दर्पण में करते हैं, और जो गोलीय दर्पण है उसके लिए रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। और एक जो इसकी सतह है इस साइड वाली, तो ये आपके क्या रहती है, बिल्कुल चिकनी रहती है, यानी इससे प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। और एक साइड इसकी क्या होती है, रंजित की भी होती है या पॉलिश की भी होती है। यह जो दर्पण है वो क्या चीज है, मिरर। यह एक पारदर्शी सतह है जिसका एक भाग चमकीला होता है और दूसरे भाग पर रेड ऑक्साइड या चांदी या पारे की पॉलिश की भी होती है, वो दर्पण बनता है। सामान्यतः जो अपन कांच काम में लेते हैं चेहरा देखने के लिए, वो एक प्रकार का दर्पण है। और दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है अपना, जैसे अपन कांच में अपना मुंह देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अपन दर्पण, समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, जो अपना प्रतिबिंब बनता है, ये कौन सी घटना है,
तो यह है प्रकाश के परावर्तन की घटना। ठीक है, तो जितने भी आपके दर्पण है, इससे घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर काम करेगी या प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होगी। अब देखो दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, जो अपन सामान्यतः चेहरा देखने में काम में लेते हैं वो होता है समतल दर्पण। इसकी एक सतह तो आपके चमकीली होती है और एक सतह पर चांदी या पारे की परत चढ़ी हुई होती है, पॉलिश की भी होती है। क्या होता है इस पर, पॉलिश की भी होती है। ऐसे आपके जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी सतह पर पॉलिश की भी होती है, अंदर वाली जो सतह है वो आपके चमकीली होती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर वाली सतह पर पॉलिश की भी होती है और बाहरी सतह चमकीली होती है। जो उभरा हुआ भाग है वो चमकीला रहेगा, अंदर वाला भाग पर पॉलिश की भी होती है और पॉलिश रेड ऑक्साइड की भी होती है। तो ये आपके बनता है अवतल दर्पण और इस प्रकार से आपके बनता है उत्तल दर्पण। तो ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसके संबंध में अपन आगे अध्ययन करेंगे। आपके पहला जो दर्पण है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा अपन देखते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है, एक साइड में पॉलिश की भी होती है, इससे x दूरी पर एक वस्तु रखी हुई होती है। इस वस्तु को अपन क्या कहते हैं, बिंब। वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब। इसकी हाइट h1 है। ये h1 हाइट की आपके वस्तु है जिसको बिंब के द्वारा अपन जानते हैं। तो इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो y दूरी पर मान लीजिए बनता है और इसकी जो हाइट होती है वो होती है h2। ये आपके प्रतिबिंब है, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है। दर्पण में प्रतिबिंब बनना प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहली इसमें विशेषता है वो है कि x जो दूरी है वो y के बराबर रहेगी, यानी समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला रूल तो ये है, यानी समतल दर्पण से जितनी दूर बिंब है उतनी ही दूर पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पहला तो नियम ये है। दूसरा है h1 बराबर h2। इसका मतलब जितनी हाइट बिंब की होगी उतनी ही हाइट प्रतिबिंब की होगी, यानी हाइट सेम रहेगी। जितने हाइट का बिंब होगा उतनी हाइट का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये दो नियम है समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के। अब देखो, बनने वाला प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है। मान लीजिए बिंब 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, यानी डिस्टेंस सेम रहेगी। बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर रहेगा। बिंब का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। यदि बिंब मान लीजिए 2 फुट का है तो प्रतिबिंब भी 2 फुट का ही बनेगा। बिंब का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। आभासी और काल्पनिक बनेगा। आभासी का मतलब आभास होने वाला, वास्तविक का मतलब वास्तव में बनने वाला। तो ये आभास का मतलब
काल्पनिक बनेगा और पार्श्व उल्टा बनेगा। एक शब्द है पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? जैसे अपन किसी समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो ध्यान में रखना, ये कान इधर और ये कान इधर, जस्ट यूं, इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। कि जो ये बॉडी का ये पार्ट है वो इधर की तरफ आएगा, ये पार्ट इधर की तरफ आएगा। मान लीजिए अपन ने इधर से ये कान पकड़ रखा है और अपन दर्पण में देख रहे हैं, तो ये जो अपना कान है ना, वो इस साइड वाला पकड़ा हुआ इस हाथ से दिखाई देगा, जस्ट ऑपोजिट। यूं है तो जस्ट ऑपोजिट यूं दिखाई देगा। इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का अर्थ है कि बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होगा और बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होगा, जस्ट इस रूप में पार्श्व उल्टा बनेगा। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे तो समतल दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके दाएं कान को बाएं हाथ से छुआ है। दायां हाथ बायां बन जाएगा और बायां कान दायां बन जाएगा। इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। ध्यान में रखना। अब है कि समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टिप्स है, एक निश्चित उसकी वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखना है। पहली है, यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना है एडी से चोटी तक, मान लीजिए कोई 5 फुट का आदमी है, अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाह रहा है, तो 5 फुट का आदमी कंप्लीट समतल दर्पण में तब आएगा जब वो 2.5 फुट का दर्पण होगा। यानी देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 5 फुट का आदमी है, पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, तो 2.5 फुट का दर्पण होना जरूरी है। दूसरा, जैसे 6 फुट का आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाह रहा है, तो दर्पण की लंबाई 3 फुट होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। तो ये एक डायरेक्ट टिप्स है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से चलता है तो उसका प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मैं किसी दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये दूसरी इसकी टिप्स है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, जैसे ये कोई समतल दर्पण है, आपतित किरण मान लीजिए ये कोई आपतित किरण है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और आपने यदि इस दर्पण को थीटा एंगल पर घुमा दिया, सीधा था, इसको थीटा एंगल पर घुमा दिया, तो जो परावर्तित किरण है, मान लीजिए पहले परावर्तित यूं थी, अब जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि अपन ने समतल दर्पण को 10 डिग्री पर घुमा दिया तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूम जाएगी? 20 डिग्री पर। तो ये एक डायरेक्ट टिप्स आपको ध्यान में रखना है। थीटा कोण पर ये घुमा दिया तो उसका परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल पर घूम जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। आपको वैल्यू देखनी है कि भाई कितने समतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने बनते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला है, वो है, पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी है 360 बटा थीटा। थीटा क्या चीज है? 2 समतल दर्पणों के मध्य बना कोण। 2 समतल दर्पणों के मध्य बना कोण थीटा के द्वारा जाना जाता है। 2 समतल दर्पणों के मध्य बना कोण थीटा के द्वारा
माना जाएगा। तो इसमें पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी है 360 बटा थीटा। ठीक है, यदि एन सम है 2 4 6 है तो बनने वाला प्रतिबिंब जस्ट उससे एक कम कर दो। मान लीजिए इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो एन कितना हो गया 360 बटा 60 यानी 6। 6 क्या चीज है, सम, तो उससे एक कम यानी 5। तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने हो गए 5। यदि सम आ रहा है तो उसमें से एक घटा दो, विषम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही रख दो। जैसे मान लीजिए 360, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का हो, तो एन की वैल्यू कितनी आई 3। 3 का मतलब विषम, तो 3 का 3 ही रहेगा। तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने हो गए 3। जैसे थीटा का मान आपके 60 डिग्री 6 आया तो बनने वाले प्रतिबिंब 5 हो गए। थीटा का मान जैसे 120 डिग्री 3 आया तो 3 का 3 ही रहेगा, विषम का विषम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो हमेशा विषम संख्या में होते हैं। भाई सम आया तो उसे एक कम कर दिया तो विषम हो गया, और विषम है तो उसको विषम ही रखा, तो बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या में बनते हैं। अब देखो उसके आगे, समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री, ये यूं है, तो इसके बीच में थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो बनने वाले प्रतिबिंब अनंत हो गए, क्योंकि थीटा का मान 0 है। 360 बटा 0 इसका मतलब अनंत, तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने हो गए अनंत। दो समतल दर्पण बिल्कुल समांतर है, बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, उनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर अनंत आता है, इसका मतलब बनने वाले प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। तो ये बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या संबंधित भी आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे। उसके आगे समतल दर्पण के उपयोग, कहाँ कहाँ पर अपन समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 1 है परिदर्शी में। परिदर्शी का शब्द है वो है पेरिस्कोप। परिदर्शी को इंग्लिश में पेरिस्कोप कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में पेरिस्कोप ही लिखा हुआ आता है। तो इसमें क्या होता है कि दो समतल दर्पण है वो एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे हुए होते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे हुए होते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो पेरिस्कोप है इसमें प्रकाश का कौन सा नियम काम करेगा, प्रकाश की कौन सी घटना काम करेगी। प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि इसमें समतल दर्पण लगे हुए हैं, तो समतल दर्पण में हमेशा कौन सी घटना घटित होती है, प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिस्कोप है, जो पेरिस्कोप है वो किस पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप जो यंत्र है वो किस पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। इसमें समतल दर्पणों का यूज होता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगे हुए होते हैं। पेरिस्कोप का जो उपयोग है वो युद्ध के समय बंकर में छिपे हुए सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग युद्ध क्षेत्र में बंकर में छिपे हुए दुश्मनों को, जमीन पर काफी दूर से चलने वाले दुश्मनों को देखने के लिए अपन करते हैं। पनडुब्बी जहाज में भी इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलने वाली जो जहाज है पनडुब्बी, उसमें भी इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बहुरूपदर्शी, इसे कहते केलेडोस्कोप। केलेडोस्कोप है इसका इंग्लिश वर्ड, बहुरूपदर्शी।
इसमें क्या होता है, तीन आयताकार समतल दर्पणों को एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है और इसके मध्य एक रंगीन कांच का टुकड़ा रखा जाता है जिसकी विभिन्न रंगीन आकृतियां प्रतिबिंबित होती है। इसमें क्या होता है कि तीन आयताकार समतल दर्पण एक दूसरे से 60-60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ होता है। इसके बीच में कांच का एक रंगीन टुकड़ा रख देते हैं। इसको नली के, एक लंबी सी नली होती है, उसके एक सिरे पर इसको रख दिया जाता है। दूसरी साइड में एक दर्पण लगाकर फिर अपन उसको, नली को जैसे जैसे घुमाते हैं तो इस रंगीन कांच के कई सारे रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण से जाएगी, टकराएगी, परावर्तित होगी, तो वो परावर्तित होके बिखरेगी ना, तो उसमें कई प्रकार के अपने को रंगों का एहसास होता है। उसको कहते हैं बहुरूपदर्शी कैलेडोस्कोप। तो कैलेडोस्कोप में कौन सी घटना काम में आती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो ये दोनों उपकरण है वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब आईना में अपन जो सुबह सुबह जो कांच काम में लेते हैं बाल संवारने में, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो उसके बाद में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है। गोलीय दर्पण में इस रूप में होता है। यदि अवतल दर्पण है तो बाहरी सतह को रंजित कर दो या पॉलिश कर दो तो अवतल दर्पण बन जाएगा। उत्तल दर्पण बनाना है तो अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दो तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। भाई अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दिया तो उत्तल दर्पण है, और अंदर वाली सतह को, बाहर वाली सतह को आपने पॉलिश कर दिया तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक पारदर्शी गोला होता है। इस गोले का केंद्र है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। इसको यदि अपन यूं काटे तो इतना साक अपन इसका यदि पार्ट काम में लेवे, इतना साक, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो होता है ध्रुव। इस जो गोलीय दर्पण है इसका जो मिड पॉइंट है वो कहलाता है ध्रुव के द्वारा। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आर के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, कैपिटल आर के द्वारा। तो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। भाई सीधा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, अनंत हो गई। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। अब देखो वक्रता त्रिज्या का मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी आपके कौन सी कहलाती है, वक्रता त्रिज्या आर के द्वारा इसको जाना जाता है। अब देखो ये जैसे गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, इसकी मान लीजिए बाहरी सतह अपन रंजित करते हैं तो ये कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। जैसे ही प्रकाश की किरण है, एक इसकी मुख्य अक्ष होती है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पोल यानी पी से जो गुजरने वाली काल्पनिक जो अक्ष है उसको अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष के द्वारा जाना जाता है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है जैसे ही इस सतह से टकराएगी, परावर्तित होकर जिस बिंदु से होके गुजरेगी उस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु एफ।
अब देखो, इस फोकस बिंदु एप और ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। स्मॉल एप के द्वारा अपन इसको व्यक्त करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके गुजरती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी के द्वारा जानी जाती है। अब आगे अपन जैसे चर्चा करते हैं, अवतल जो दर्पण है इसका दूसरा नाम है वो है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण इससे आएगी, टकराएगी, अभिसारित हो जाएगी। अभिसारित का मतलब होता है एक जगह केंद्रित हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। इससे टकराई एक जगह गई, इससे टकराई एक जगह इकट्ठी हो गई। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, अपसारी का मतलब होता है बिखर जाना। अब है उत्तल दर्पण को अपन अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रकाश की किरण आई, टकराई, चली गई, आई, टकराई, चली गई, आई, टकराई और चली गई, इसका मतलब वो बिखर गई। इसलिए उत्तल दर्पण को अपन अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने वाली, अपसारी का मतलब बिखेरने वाले। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी कैपिटल आर। फोकस दूरी का मतलब है फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य दूरी, फोकस दूरी। अब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की जस्ट डबल होती है। फोकस दूरी को अपन 2 से यदि गुणा करते तो उसकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। तो एफ बराबर हो जाएगा r/2। इस पर आधारित आपके आंकिक प्रश्न भी आ सकता है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी 4 हो जाएगी बट्टा 2। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। एक है आपके गोलीय जो दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। देखो 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपके गोलीय दर्पण है। v का मतलब है दर्पण से कोई भी अपन दूरी मापते हैं वो हमेशा ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव क्या है? दर्पण का मिड पॉइंट। कोई भी अपन दूरी मापेंगे, चाहे दर्पण से अपन प्रतिबिंब की दूरी मापे, चाहे अपन दर्पण से बिंब की दूरी मापे, हमेशा ध्रुव से ही मापी जाती है। तो v का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। v का मतलब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है वो हमेशा होता है v। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। u होता है बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी। और एफ है फोकस दूरी। एफ क्या चीज है? फोकस दूरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। इस पर आधारित आपके कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से एफ की वैल्यू पता है तो वक्रता त्रिज्या इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, r बराबर 2f। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है। बोलिए दर्पण का सूत्र क्या है, और ये कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। अब है दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब ही नहीं किसी भी दर्पण के द्वारा किसी बिंब का बड़ा आकार, उसको कहते हैं उसकी आवर्धन। आवर्धन का मतलब उसको बढ़ा देना या उसको घटा देना, वो होती है उसकी आवर्धन क्षमता। m के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, यानी h2/h1
या इसका जो मान होता है वो होता है V/U, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटा दर्पण से बिंब की दूरी। तो m की वैल्यू आपके V/U के द्वारा भी अपन ज्ञात करते हैं। m की वैल्यू प्रतिबिंब की हाइट है बटा बिंब की हाइट के द्वारा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है दर्पण की आवर्धन क्षमता का। अब आपके जो टॉपिक आता है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आके पड़ती है तो अवतल दर्पण इसको अभिसारित करता है, यानी एक जगह इकट्ठी करता है, एक जगह केंद्रित करता, अतः इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब की यदि अपन स्थिति और प्रकृति देखें, किस किस ढंग से अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है वो किस किस ढंग से बनेंगे, उसके संबंध में अपन यदि देखें तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक होता है वो दर्पण के सामने बनता है, और ध्यान रखना वास्तविक हमेशा उल्टा ही बनेगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वो हमेशा सीधा बनेगा। आभासी होता है वो सीधा बनता है और वास्तविक है वो हमेशा उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनेगा। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है और दर्पण के हमेशा सामने बनता है। एक अपवाद है कि जब बिंब या वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हुई है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ये देखो अपन किस किस ढंग से कब कौन सा बिंब किस रूप में उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके संबंध में अपन आगे इसका अध्ययन अपन करेंगे। तो एक इसका जो अपवाद है वो है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य यदि रख दी गई तो बनने वाला प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है वो बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा। बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो किस रूप में बनेंगे उसका एक देखो तरीका। ये आपके अवतल दर्पण, इस रूप में आप इसको याद रख सकते हैं कि कब वस्तु को कहाँ रखे तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इधर है अनंत, इधर है वक्रता केंद्र, इधर है फोकस एप, इधर फोकस एप, इधर वापस वक्रता केंद्र, इधर आप अनंत कर दो। इस रूप में आप याद रखना। वैसे ये जितने भी जो पॉइंट है वो बनने वाले प्रतिबिंब इधर बनेंगे, पर इसको याद रखने के लिए मैंने इधर की तरफ बनाया है। अब नंबर एक स्थिति यह है कि अपन बिंब को अनंत पर रखेंगे, ठीक है। फिर इसको इधर खिसकाएंगे तो यहाँ आ गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये आपके वक्रता केंद्र है, इसके बीच में। तो ये नंबर 2 स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति बनती है वक्रता केंद्र पर, ये बन गई तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में नंबर 4 स्थिति हो गई। नंबर 5वीं स्थिति है फोकस पर, ये नंबर 5वीं स्थिति हो गई फोकस पर। और छठी स्थिति हो गई फोकस और ध्रुव के बीच में। यहाँ पर ये क्या चीज है? ध्रुव है, इसके बीच में ये छठी स्थिति हो गई। ये 6 पोजीशन पर अपन बिंब को रख सकते हैं। अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर और फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 जगह अपन इसको रख सकते हैं, ठीक है।
तो अब बनने वाला प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो पहली चीज है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, केवल एक अपवाद को छोड़कर। अब देखो, यदि आपने अनंत पर रखा है, अब नंबर 1 यहां पर हो गया, अनंत पर रखा है तो फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। शुरुआत होती है बहुत छोटे से, अपने शुरू में बहुत छोटे होते हैं, वैसे ही बनने वाला प्रतिबिंब शुरुआत में बहुत छोटा बनेगा। अब देखो, अनंत और सी के बीच में वक्रता केंद्र पर आए तो नंबर 2 है, तो इधर किसका दो, इसको, ये छोटा बनेगा। फिर तीसरे नंबर पर आए सी पर, तो इसको भी इधर किसका दो, तो सी का सी पर बन रहा है, इसका मतलब है बराबर बन रहा है। तो नंबर 1 स्थिति, नंबर 2, नंबर 3, इधर से आप 1 2 3 इधर आ रहे हैं, तो इधर से आपको 1 2 3 4 इधर जाना है। अब जैसे सी और एफ के मध्य रखा, तो सी और अनंत के बीच में बन गया बड़ा। अब यदि आपने एफ पर रख दिया तो अनंत पर बन जाएगा बहुत बड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है। अनंत पर यदि आप रख रहे हैं बिंब को तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रख रहे हैं तो अनंत पर बनेगा। यानी अनंत पर यदि आप बिंब को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि आप फोकस पर बिंब को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये तो आपको अलग से याद रखना ही है। तीसरी है कि आप यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बस, इसके अलावा आपको कोई खास ध्यान में रखना नहीं है। इतना सा यदि आप याद रख लो तो कंपटीशन में पर्याप्त है। इधर आप अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि आप फोकस पर रखते हैं तो इधर अनंत पर बनेगा। ये आपस में चेंज हो जाएंगे। और वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। ठीक है। और बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा हमेशा बनता है। बहुत छोटा बनता है, फिर छोटा बनता है, फिर बराबर बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर बहुत बड़ा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बहुत छोटा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बहुत बड़ा भी बन सकता है। यानी इसमें हर क्वालिटी के प्रतिबिंब बनेंगे। और वास्तविक और उल्टा बनता है हमेशा। बस एक ही अपवाद है, यदि आपने फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया तो आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ये इसका अपवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आभासी एक अपवाद है। वो कब बनता है? जब वस्तु को अपन फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। अब है अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र है 1/v+1/u बराबर 1/f। इसके लिए u हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कौन सा भी दर्पण हो, u को हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं, हमेशा इसकी माइनस वैल्यू ही रहती है। v भी नेगेटिव होगा और f भी नेगेटिव, इसमें ज़्यादातर वैल्यू f की वैल्यू भी आपके नेगेटिव आएगी। जैसे किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही मानी जाती है, नेगेटिव ही मानी जाती है। क्यों? इसके पीछे देखो कारण। जैसे ये एक अवतल दर्पण है, इससे कोई भी प्रकाश की किरण आई, टकराई, इधर चली गई, कोई भी प्रकाश की किरण आई, टकराई, इधर चली गई। दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, यहां से। तो यहां पे आके टकराई तो ये दूरी अपने को नापनी है,
तो कहां से शुरू होंगे अपन? ध्रुव से। इधर आए, इधर आए ना, और प्रकाश की किरण किधर गई? उधर। और अपन ने दूरी किधर मापी? इधर। तो प्रकाश की किरण इधर गई, दूरी अपन ने इधर मापी, इसका मतलब ये चीज नेगेटिव हो गई। दूरी यदि प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत दिशा में अपन यदि मापते हैं तो वो नेगेटिव होती है। प्रकाश किरण की दिशा में ही यदि अपन मापते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से टकराई तो एक जगह यहाँ आके केंद्रित हो गई, तो ये दूरी फोकस दूरी हो गई। और अपन ने नापा कहाँ से? ध्रुव से। इधर की तरफ आए, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो इसलिए फोकस की दूरी हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसका कारण मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो उसके आगे, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, क्योंकि अपने को प्रकाश की जो किरण है उसको एक जगह केंद्रित करना है टॉर्च के द्वारा, इसलिए इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? टॉर्च में करते हैं। सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें क्या करते हैं अपन? प्रकाश की किरण को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, शेविंग मिरर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शेविंग मिरर में कौन सा मिरर काम में आता है? अवतल दर्पण, क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है, इसलिए अपन दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ एवं आंख, नाक, कान, गला, जितने भी चिकित्सक है इनके, वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस अंगों को आंतरिक ढंग से बड़ा देखना है। तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। इसलिए आंतरिक जो अंगों की संरचना देखने के लिए अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, जैसे सोलर कुकर है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, ये आपके हो गया अवतल दर्पण। अब उसके आगे है उत्तल दर्पण। पर्याप्त, इसको अपन कल की क्लास में देखेंगे।